हमारे दिन की शुरुआत जो है वो चाय के बिना नहीं होती। कोई कहता है 30 ml तक ओके होती है, कोई कहता है 60 ml ओके होती है, कोई कहता है 2 पैग। डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए अल्कोहल के साथ, और गैप कितना होना चाहिए, मतलब कि जैसे हफ्ते में 1 बार 2 बार या डेली। मोटापे में हम क्या खाएं कि अगर आप 4 चपाती बहुत तेज खाएंगे, लेकिन अगर 2 चपाती आप चबा के खाएंगे ना, आप 2 से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। मैक्सिमम बीमारियों की जो जड़ होती है वो पेट से ही शुरू होती है। हमारा जो गट है वो इंसान का दूसरा दिमाग है। देखिए, गैस सिर पे चढ़ नहीं सकती अगर आप साइंटिफिकली सोचो। गट और ब्रेन के बीच में नसों का कनेक्शन है, तो अगर गट आपका अनकंफर्टेबल हो जाएगा तो ब्रेन भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। टेस्ट नॉर्मल आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी बिल्कुल हेल्थी अनहेल्दी ईटिंग चल रही होगी, लेकिन टेस्ट कराने हफ्ते पहले वो अपने आप को क्लीन कर लेंगे, ईटिंग बेटर कर लेंगे, हफ्ते के बाद टेस्ट कराएंगे, खुश हो जाएंगे, टेस्ट नॉर्मल। हमें दिक्कत पेट में थी तो डॉक्टर हमें एंटी डिप्रेशन दे रहे हैं। जब माइंड अनस्टेबल होता है तो गट अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ही स्ट्रेस आता है, कईयों को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, कईयों को कॉन्स्टिपेशन शुरू, किसी को भूख लगती है, किसी की भूख बंद हो जाती है। अच्छा मन करना कि यार एक बार अगर मैं पॉटी कर लेता हूँ और तो मुझे बेटर फील हो जाएगा। कई लोगों को लगता है कि उनको डकार ज़्यादा आ रहे हैं तो वो अनहेल्दी है, क्योंकि अगर जिसकी गैस रिलीज नहीं होती है, ट्रैप हो जाती है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। गट आपका पूरा प्रॉपरली साफ नहीं हो रहा है तो आपका लाइफस्टाइल की ही प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, डेली लाइफ में हमारी जो डाइट प्लान है हमारा वो कैसा होना चाहिए जो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा हो। फास्ट भी बड़ी तरीके से ट्रेंडिंग में है, जैसे कोई वाटर थेरेपी वाले फास्ट ले रहा है, कोई फ्रूट्स के ऊपर, कोई 1 टाइम मील, कोई 16 घंटे की, कोई 18 घंटे की, कोई 24 घंटे की फास्टिंग। डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं वो बताएं हमें। सिर्फ वॉक और सिर्फ रनिंग नहीं करनी चाहिए। हमारी गट हेल्थ का हमारी स्किन के ऊपर असर दिखता है। फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड कोई लेता भी है तो उसको कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है। सुबह सुबह कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी डाल के उसके शॉट पिए जा रहे हैं। छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए, सारा दिन लेने चाहिए, थोड़े थोड़े गैप डालने के बाद। ये ज़्यादा बेटर है या एक फिक्स टाइम पे खाना ज़्यादा बेटर है? आजकल लोग मोटापे से भी बड़ा परेशान है। सलाह देने की और सलाह लेने की बड़ी आदत होती है, तो हम बड़ी बार अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। बहुत सी बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है। पेट को इंसानी शरीर का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। गट हेल्थ हमारे शरीर पर किस तरीके से असर डालता है, उसी पे बात करने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विशभदेव सिंह डडवाल जी। सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू। सर, जैसे कि कहा जाता है कि हमारी बॉडी में होने वाली कई बीमारियां पेट से शुरू होती है, तो गट का हमारी बॉडी के ऊपर क्या रोल रहता है? हम इसको अगर समझाना चाहें कि हमारा जो गट है वो गट कैसे काम करता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गट एक सबसे इंटीग्रल पार्ट है बॉडी का, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप देखिए बॉडी ने अगर चलना है उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। कहाँ से मिलने हैं? गट से। तो जो आप फीड कर रहे हो अपने आप को, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो आप फीड कर रहे हो वही आप एब्जॉर्ब हो रही है आपकी बॉडी में, और वही आपकी बॉडी में सारी ऑर्गन्स को जा रहा है। ठीक है, पहला पार्ट ये। लेकिन खाना, क्लीन ईटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका गट जो है आपकी मोटिलिटी पे भी डिपेंड करता है। आप कितने मोबाइल हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है। तीसरी चीज़, आपकी मील स्पेसिंग कैसी है। ऐसा तो नहीं है 24 घंटे ही खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट है मील स्पेसिंग। क्यों? अब गट ने काम करना है तो उसको टाइम चाहिए जो आपने खाया है उसको पचाने के लिए। तो तभी हम कहते हैं कि 4 से 5 घंटे की फास्टिंग जो है खाना खाने के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, जैसे जैसे दिनचर्या बढ़ती जाती है, सन गोज डाउन, इंसुलिन की स्क्रीशंस जो होती हैं बॉडी में कम होती जाती हैं। तो पहले टाइम पे जब मैं छोटा था तो हम नानी के घर जाते थे तो 6 बजे 7 बजे खाना खा लेते थे वो लोग। पहले तो बुजुर्गों का यही टाइम था कि सूर्यास्त के बाद हमने कोई खाना नहीं खाना। तो लेकिन आज क्या है, आज लोगों का डिनर है 10 बजे 11 बजे। तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर योर गट हेल्थ। वो तो अगर पार्टी करनी हो फिर तो 12-1 बजे चला जाता है जी। तो इसीलिए खाना 4 से 5 घंटे के गैप में, और जितना आप जल्दी खा लें रात को उतना ही बेटर है। 6-7 बजे अगर आप डिनर कर लेते हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिस में है, तो अगर डिनर वो ऑफिस में ही कर सकता है तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू घर आके वो 10 बजे 11 बजे डिनर करता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा आप कहा कि कैसे इम्पैक्ट करता है बॉडी को। आप अगर अनहेल्दी खा रहे हैं
तो क्या होगा, फैट ज़्यादा हो जाएगा। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गट हमारा कैसे काम करता है, इसकी जो फंक्शनलिटी अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएँ तो। पहले तो गट स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो भी खाना है अच्छे से चबा के खाना है। आप देखिए, अगर आप 4 चपाती बहुत तेज़ खाएंगे, लेकिन अगर 2 चपाती आप चबा के खाएंगे ना, आप 2 से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपका ओरल फटीग हो जाएगा और आप ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम चबा के नहीं खाते हैं, हम दबा के खा लेते हैं, लेकिन वो आपके बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 20% डाइजेशन तो ओरल डाइजेशन हो जाती है। माइलेज, लाइपेस, यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं। फिर खाना पेट में जाता है, 3 से 4 घंटे खाना पेट में चर्निंग होती है, उसकी मूवमेंट होती है, छोटे छोटे बिट्स में वो डिवाइड हो जाता है। फिर वो जब पेट से निकलता है तो पैंक्रियास का जूस निकलता है आंतड़ियों के अंदर। वो जूस जो है वो मिक्स होता है खाने के साथ, तो फिर उसकी अब्जॉर्प्शन आयरन की, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन अपर जीआई ट्रैक से होती है, स्टमक से होती है या इनिशियल स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। जैसे नीचे जाता जाएगा छोटी आंत के, वहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, वो अब्जॉर्ब होते जाएंगे। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं आंतों में, सिर्फ एक विटामिन B12 है जो छोटी आंत के एंड वाले हिस्से में अब्जॉर्ब होता है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या पानी है वो बड़ी आंत में अब्जॉर्ब होता है, तो बच जाता है। और जो बैक्टीरियाज हैं, हेल्दी हैं, वो भी हम जो खाना खा रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है। आपका गट का माइक्रोबायोम कैसा रहेगा, आपके बैक्टीरियाज कैसे रहेंगे पेट में, तो सारा ये डिराइव्ड जो है गट से ही। अगर आप अनहेल्दी खा रहे हैं तो क्या होगा, फैट की कंजप्शन आपकी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की कंजप्शन ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें जो भी एक्सेस फूड है आपका, वो सब फैट में ही कन्वर्ट होना है जाके। तो वो फैट जाके रिजर्व बनाएगा लिवर पे, वही जाके इम्पैक्ट करेगा आपके हार्ट की नसों को, वही जाके इम्पैक्ट करेगा ब्रेन की नसों को। तो क्लीन ईटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हमें खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, टाइम लेके खाना चाहिए, और प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग्स भी कर सकते हो आप, वो हम एक अलग टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे इसलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम बीमारियों की जो जड़ होती है वो पेट से ही शुरू होती हैं। अगर आपका पेट साफ़ है तो आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आपको बीमारियां ना हो। जी। दूसरा डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा पेट है, हमारा जो गट है, वो इंसान का दूसरा दिमाग है। क्योंकि अगर हमारा पेट ख़राब है तो हमारा स्ट्रेस है, अगर हमारा पेट फूल रहा है या भारीपन है या जलन है तो ऐसे लग रहा है जैसे हमें मेंटली कोई दिक्कत है, तो इसको दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे सबसे आजकल मैं एज अ डॉक्टर मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि गैस सिर पे चढ़ी गई। जी, ये तो बहुत आम है, ये बात बहुत आम है। जी जी। देखिए, गैस सिर पे चढ़ नहीं सकती। अगर आप साइंटिफिकली सोचो, देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन योर गट एंड ब्रेन, ठीक है ना, तो डायरेक्टली गैस सिर पे नहीं चढ़ सकती। तो सिर पे हैवीनेस हो सकती है। सिर पे हैवीनेस क्यों हो जाती है? जब आप अनकंफर्टेबल होते हो, बिकॉज गट एंड ब्रेन आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि सारा कंट्रोल ब्रेन के पास है। अगर आपने उंगली भी हिलानी है, ब्रेन कमांड देगा तो आप उंगली हिला सकते हो। वैसे ही गट ब्रेन एक्सिस है, एक गट और ब्रेन के बीच में नसों का कनेक्शन है। तो अगर गट आपका अनकंफर्टेबल हो जाएगा तो ब्रेन भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो वो आपको ऐसी माइंड फॉगिंग, हेडेक ऐसे सिम्टम्स दे सकता है। लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड ब्रेन की वजह से नहीं है, वो सिम्टम्स आपकी गट की वजह से हैं, लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन ब्रेन में हो रही है। अच्छा, ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब, जैसे बहुत लोग टेस्ट करवा लेते हैं, टेस्ट उनके सारे नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि यार कोई दिक्कत है, समझ नहीं आती चीज़ों की। देखिए, टेस्ट नॉर्मल आना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी बिल्कुल हेल्दी हो। बिफोर 45 ईयर्स आप देखोगे फीमेल हार्मोन्स बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन जो फैटी फीमेल्स हैं, अब देखा जाए तो उनके लिवर फंक्शंस भी ख़राब होने चाहिए, लिपिड प्रोफाइल भी ख़राब होने चाहिए, लेकिन अधिकतम ऐसा देखा जाता है कि ना उनके लिवर फंक्शन ज़्यादा ख़राब होते हैं, ना लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा ख़राब होता है, बिकॉज देयर हार्मोन्स आर प्रोटेक्टिव। उनके हार्मोन्स उनके लिवर को बचा के रखते हैं, उनके बायोकेमिकल प्रोफाइल को बचा के रखते हैं। वही मेल्स में है, मेल्स में ऐसा नहीं है। मेल्स में आफ्टर 25 लिवर फंक्शंस, लिपिड प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं।
तो अगर आपके नॉर्मल भी हैं सारे पैरामीटर्स, लेकिन आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपको रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में, आप क्या खा रहे हैं, आपकी ईटिंग कैसी है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं। कई लोग होता है कि ऐसे पूरा अनहेल्दी ईटिंग चल रही होगी, लेकिन टेस्ट कराने हफ्ते पहले वो अपने आप को क्लीन कर लेंगे, ईटिंग बेटर कर लेंगे, हफ्ते के बाद टेस्ट कराएंगे, खुश हो जाएंगे, टेस्ट नॉर्मल है। लेकिन अगर वो ऐसा बहुत लोग करते हैं। हाँ, ऐसा नॉर्मल लाइफस्टाइल में अगर आप वो टेस्ट कराओगे तो हो सकता है उनके पैरामीटर्स जो हैं काफ़ी डिफरेंट आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमें दिक्कत पेट में थी तो डॉक्टर हमें एंटी डिप्रेशन दे रहे हैं। ये भी बड़े लोगों की शिकायत जो है वो सुनने को मिली, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, वही मैं कह रहा ना, आजकल जितनी भी स्टडीज़ चल रही हैं दैट इज़ ऑन द गट ब्रेन एक्सिस, कि गट और ब्रेन आपस में इंटर रिलेटेड है। जब कई बार क्या होता है, आपको स्ट्रेस होता है, जैसे कोई बिजनेसमैन है उसको बिजनेस का स्ट्रेस है, या किसी इंसान को काम का स्ट्रेस है, फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा है उसका स्ट्रेस है, तो क्या है, उसका माइंड इज अनस्टेबल। जब माइंड अनस्टेबल होता है तो गट अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ही स्ट्रेस आता है, कईयों को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, कईयों को कॉन्स्टिपेशन शुरू, किसी को भूख लगती है, किसी की भूख बंद हो जाती है। तो सारा ये स्ट्रेस से ही रिलेटेड है गट। जब आपका माइंड अनहेल्दी होगा तो गट भी अनहेल्दी हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, माइंड इज इरिटेबल, गट इज इरिटेबल। तो जब आप इरिटेबिलिटी माइंड की कम करोगे तो गट की इरिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो माइंड की इरिटेबिलिटी कम करने के लिए तो एंटी डिप्रेसेंट्स ही देने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है, आप गाइडलाइंस भी देखते हैं, हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस में भी फंक्शनल डिस्पेप्सिया में जो ये रिकमेंडेड है एंटी डिप्रेसेंट्स, तो दे आर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बिकॉज ये आपके माइंड को काम करेंगे, उससे आपका गट भी काम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा गट हेल्थी है या नहीं है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, गट हेल्दी है अगर, तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। अगर नहीं है तो? अगर नहीं है तो ब्लोटिंग, पेट फूला हुआ रहना, अनकंफर्टेबल सी फीलिंग रहना, मतलब हमेशा मन करना कि यार एक बार अगर मैं पॉटी कर लेता हूँ और तो मुझे बेटर फील हो जाएगा, या फिर पेट में दर्द होते रहना, हल्की हल्की दर्द हो रही, कभी इधर दर्द हो रही है, कभी उधर दर्द हो रही है। अब कई लोगों को लगता है कि उनको डकार ज़्यादा आ रहे हैं तो वो अनहेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। अप टू 40 बर्पिंग इन अ डे इज़ नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल। अगर 40 से 80 आ रहे हैं तो हम उनको बॉर्डर लाइन लेते हैं, 80 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे नहीं ये प्रॉब्लमेटिक है। सिमिलरली फार्टिंग, गैस रिलीज होना, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ गुड गट, क्योंकि अगर जिसकी गैस रिलीज नहीं होती है, ट्रैप हो जाती है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर तो रिलीज हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो गुड हेल्थ। तो कई लोग इसी के लिए परेशान हो जाते हैं कि बड़ी ज़्यादा गैस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब इसमें ऐसा ज़्यादा गैस पास होने में ऐसा भी होता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स की कंजप्शन ज़्यादा करने से भी आपको फ्लैचुलेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, एक बड़े लोगों को ना आजकल शिकायत रहती है कि मेरा पेट नहीं साफ होता, कुछ लगा रहता है उनको कि कुछ पेट फूला हुआ है या साफ नहीं हो रहा, या डाइजेशन क्लीन नहीं है मेरा, इस हिसाब से कुछ। वो लाइफस्टाइल की ही प्रॉब्लम है। अगर गट आपका पूरा प्रॉपरली साफ नहीं हो रहा है तो आपका लाइफस्टाइल की ही प्रॉब्लम है। आपकी ईटिंग कैसी है उस पर डिपेंड करता है। देखो, कोई भी कॉन्स्टिपेटेड या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है तो अक्सर हम उसको कहते हैं 3 से 4 लीटर पानी पीजिए दिन में। सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, क्योंकि सुबह उठते अगर आप 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं तो आप अपना गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, जैसे स्टोमक में कुछ आता है तो पॉटी वाले रास्ते से आपको फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ है 1 प्लेट फ्रूट या 1 प्लेट सैलड लीजिए। और फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपकी मोटिलिटी कम है, तो गट की मोटिलिटी भी कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, डेली लाइफ में हमारी जो डाइट प्लान है हमारा, वो कैसा होना चाहिए जो हमारे गट के लिए बहुत अच्छा हो? देखिए, आज डेली डाइट प्लान तो ऐसा है कि आप जितनी भी रिसर्च में चले जाएं, जैसे गट रिलेटेड डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, तो मेडिटेरेनियन डाइट को ही प्रेफरेंस दी जा रही है। व्हाट इज़ मेडिटेरेनियन डाइट? इंडियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट, दैट इज़ मेडिटेरेनियन डाइट। जो हम पहले खाते थे वही डाइट सबसे अच्छी डाइट है। जैसे एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो हम पुराने हमारे बुजुर्ग जैसे कांजी बनाते थे, देसी घी के ऊपर आजकल उसको सुपर फूड कहा जाने लगा है। हम इमली, हल्दी, आंवला, जो हम रेगुलर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो रेगुलर चीज़ें यूज़ करने थे, हम वापस उन्हीं पे आ रहे हैं। ये देखिए, जो फर्मेंटेड, जितना भी फर्मेंटेड खाना है, जैसे अचार भी, जी, ये क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि आपके गट के माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को बढ़ा देता है।
नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एंड टाइप ऑफ गुड बैक्टीरिया जो है ये इंक्रीज कर देता है। जैसे कर्ड है, जो फर्मेंटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो इसीलिए जो फर्मेंटेड फूड्स हैं दे आर ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। अब नॉनवेज लोग खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अगर तो दे आर टॉलरेटिंग इट वेल, अगर उनको फ़ायदा भी हो रहा है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है तो उनके लिए ठीक है। बचपन से ही किसी को आदत है खाने के लिए तो बॉडी भी वैसा अडेप्ट कर लेती है तो इम्प्रूव कर लेती है। लेकिन अगर कोई किसी को लगता है कि नॉनवेज खाने से मुझे प्रॉब्लम होती है तो बेटर टू स्टिक टू द मेडिटेरेनियन डाइट। यूजुअली जो हमारे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर शुगर हो जाता है, वैसे ही समझ लीजिए ये आंतों का ब्लड प्रेशर शुगर है, क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो इन पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि आप मेडिटेरेनियन डाइट ही लीजिए, आपको बेनिफिशियल रहेगा। या जिनको ज़्यादा गैस होती है, खट्टा पानी, डकार ये ज़्यादा होते हैं, उनमें भी हम अवॉइड करते हैं। अगर लेना भी है नॉन वेज तो नॉन सॉल्टी या फिर बिना तला हुआ ग्रिल्ड उसी तरफ जाएं और उसकी क्वांटिटी को कम रखें। तो डॉक्टर साहब आजकल ना गैस और एसिडिटी की समस्या जो है वो बड़ी आम है लोगों को। आम लोग कोई इनो पीता दिखता है, कोई गैस की मेडिकल स्टोर से दवाई ला के खुद खाता दिखता है, कोई गर्म पानी पीता दिखता है, कोई गर्म पानी में नींबू डाल के पी रहा होता है कि यार मुझे गैस हो गई है, मुझे गैस हो गई है। ये चीज़ बड़ी आम दिखती है आजकल। गैस और एसिडिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। गैस जो है आंतड़ियों में होती है ज़्यादातर, अक्सर पेट में भी गैस होती है लेकिन वो इतना ज़्यादा सिम्टम नहीं है। सिर्फ ऊपर वाला पेट अफरना, उसमें हम बोलेंगे कि पेट के अंदर गैस हो रही है। यूजुअली लोगों का नीचे और मिड वाला पेट ज़्यादा अफर जाता है, इंटेस्टीन्स के अंदर गैस ज़्यादा हो जाती है। अल्ट्रासाउंड भी लोग करवाते हैं तो देखते हैं कि हाँ गैसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उनमें क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया उनके अंदर, आंतों के अंदर बैक्टीरिया हैं वो गैसेस ज़्यादा बना रहे हैं खाना पचाने के बाद। तो इन पेशेंट्स में कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या हो जाता है कि स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, इसको सीबो बोलते हैं। और सीबो क्या है कि अनहेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जो गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ज़्यादा होना चाहते हैं। तो इन पेशेंट्स में अक्सर डाइटरी चेंजेस से या एंटीबायोटिक के कुछ कोर्स से इनके बैक्टीरियाज को चेंज करके उसके बाद हम इनको अक्सर कहते हैं कि जो ये फर्मेंटेड फूड्स हैं जैसे दही हैं, इन सब चीज़ों को ज़्यादा अपनी डाइट में बढ़ाइए ताकि आपके जो है हेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा होने शुरू हो जाए। दूसरा रहा है एसिडिटी या फिर इसको हम साइंस में बोलते हैं डिस्पेप्सिया। अब डिस्पेप्सिया में पेट में दर्द होना, एसिड लगना ज़्यादा बन रहा है, तो ये नॉर्मली स्ट्रेस से रिलेटेड होता है या फिर आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी से ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपके ऑफिस में ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा या वर्क प्लेस पे, होम पे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जिनको एसिड बनता है यूजुअली उनको तब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है तो उनके सिम्टम्स अपने आप इंप्रूव कर जाते हैं। तो इन पेशेंट्स में यूजुअली डाइटरी मॉडिफिकेशन तो बड़े इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैफीन को रिस्ट्रिक्ट करना है, फ्राइड फूड को रिस्ट्रिक्ट करना है, पैक्ड फूड को रिस्ट्रिक्ट करना है और कैपेसिटी से हमेशा कम खाना है। अच्छा एक डॉक्टर साहब, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी दिन की शुरुआत जो है वो चाय के बिना नहीं होती बहुत सारे लोगों की। तो कोई कह रहा है आजकल, एक बात आम सुनने को मिलती है कि यार चाय नाल मैंने एसिडिटी होगी। तो ये चाय कॉफ़ी हमारी बॉडी को, हमारे गट को कैसे रिफ्लेक्ट करती है? देखिए चाय है या कॉफ़ी है, मेन प्रॉब्लम है उसमें कैफीन है, वही स्टिमुलेंट है और वही प्रॉब्लमेटिक है। अब कैफीन क्या करती है, जैसे फूड पाइप जहाँ स्टोमक में मिलती है आपके, उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, उसको रिलैक्स कर देती है। जिसको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होगी, जिसका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है लूज होगा, या फिर जिसको हर्निया होगा, हाइटस हर्निया बोलते हैं, अक्सर लोग एंडोस्कोपी कराते हैं उसमें हाइटस हर्निया आता है, वो जिनको इस चीज़, दो चीज़ों की प्रॉब्लम होगी, उनको चाय अगर वो खाली पेट पिएंगे तो मतलब उन्होंने मॉर्निंग ही अपनी ख़राब कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपने स्फिंक्टर लूज़ कर दिया। कुछ भी खाएंगे रिफ्लक्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको लगता है कि चाय कॉफ़ी से अगर दिन शुरुआत करने से अगर ख़राबी होती है तो मैं तो रेकमेंड यही करता हूँ कि इसको अवॉइड ही किया जाए। डॉक्टर साहब हम भी चाय से ही अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए अगर आप टॉलरेट कर लेते हो चाय को, देखो अब आर्मी ऑफिसर्स हैं या आर्मी में रूटीन में लोग बेड टी लेने की आदत है, लेकिन जब तक आपकी बॉडी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर आपकी बॉडी कैफीन को नहीं टॉलरेट कर पा रही है तो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्कोहल का हमारे गट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो अल्कोहल जो है आइडली बोलेगी कि गुड गट हेल्थ के लिए तो अच्छा, कुछ कहता है कि कोई कहता है 30 ml तक ओके होती है, कोई कहता है 60 ml ओके होती है, कोई कहता है 2 पैग। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं अब नॉर्मली तो नहीं पियो,
लेकिन अगर आप पूछते हैं कि रिकमेंडेड डोज क्या है, तो 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक फॉर अ फीमेल एंड 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक फॉर अ मेल पर डे। अब 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक की डेफिनेशन एक छोटा पाइंट बियर का 44 ml जो लिकर आती है वो, तो ये डेफिनेशन है स्टैंडर्ड ड्रिंक की। अब क्यों नहीं लेनी चाहिए, मतलब इसका गट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब ये जाती है अंदर अल्कोहल, तो अल्कोहल अंदर जाने से क्या होता है, आपकी गट की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। परमेबिलिटी मतलब रिसाव बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ज़्यादा रिसाव होता है तो अनहेल्दी बैक्टीरिया का रिसाव ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेट बढ़ा देती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाती है अल्कोहल पीने से। तो इसीलिए हम अब इन्फ्लेमेशन बढ़ने से, अब इन्फ्लेमेशन आपकी नाड़ियों में भी होगी, आपके हार्ट में भी होगी, आपके लिवर में भी होगी, तो मतलब हर ऑर्गन को इम्पैक्ट करेगी ये इन्फ्लेमेशन। यानी कि हम 45-45 के 2 पैक लगा सकते हैं? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, उसमें बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका बॉडी फिजिक कैसा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है, उस पर ऑलरेडी आप डायबिटिक हैं तो आप 45-45 के 2 लगाएंगे तब भी लिवर सिरोसिस होने का रिस्क है। अगर फैमिली हिस्ट्री है लिवर सिरोसिस होने की तो तब भी लिवर सिरोसिस होने का रिस्क रहेगा आपको। और तीसरी चीज़ है कि अगर मैलिग्नेंसी का हिस्ट्री है फैमिली में तो भी आपको अल्कोहल अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि ये एक कार्सिनोजेनिक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप अल्कोहल लेते भी हैं तो उसके साथ हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरा, रफेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सैलड्स वगैरह लीजिए, उसके साथ कुछ ना कुछ खाना है। क्या नहीं खाना चाहिए अल्कोहल के साथ? ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आइडली हाइड्रेशन, रफेज और थोड़ा प्रोटीन, ये आप अल्कोहल के साथ लेते हैं, दैट इज़ अ सेफर थिंग। तो रिकमेंडेड डोज यही है 1 to 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स, यही आप ले सकते हैं। और गैप कितना होना चाहिए, मतलब कि जैसे हफ्ते में 1 बार 2 बार या डेली? तो आप जो मैंने आपको डोज बताई दैट्स अ डेली डोज। तो मतलब आप इतना अगर आप डेली लेते हैं, लेकिन आपका बाकी लाइफस्टाइल अच्छा है, आप वॉक भी कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो इतनी डोज आपको हैम्पर नहीं करेगी आपकी लाइफ। डॉक्टर साहब, आजकल एक और चीज़ बड़ी ट्रेंड में है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हम अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ वापस जा रहे हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, वो, मैं जब छोटा था तो मैं अपनी फैमिली में भी देखता था कि हफ्ते में 1 दिन वो फास्ट रख रहे हैं। एक तो हम पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि फास्टिंग का हमारी गट हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंडली चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आजकल फास्ट भी बड़ी तरीके से ट्रेंडिंग में है, जैसे कोई वाटर थेरेपी वाले फास्ट ले रहा है, कोई फ्रूट्स के ऊपर, कोई 1 टाइम मील, कोई 16 घंटे की, कोई 18 घंटे की, कोई 24 घंटे की फास्टिंग। तो आप ये दोनों चीज़ों के ऊपर डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं वो बताएं हमें। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि इंसुलिन सर्ज जो होती है वो हाईएस्ट होती है मॉर्निंग में। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है इंसुलिन की सर्ज कम होती जाती है, तो मतलब आपकी खाने की, पचाने की कैपेसिटी दिन ब दिन कम होती जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, पहले तो ओवरनाइट फास्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ओवरनाइट फास्टिंग। 12 आवर फास्टिंग शुड बी देयर। जब आप सो जाते हो और सुबह उठते हो उसके बीच में 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपका स्मॉल गट पूरा क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, अब जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदा क्या है कि सुबह, जैसे मैंने बताया आपको, जब 16 आवर्स फास्टिंग देते हो ना आप अपनी बॉडी को, तो इसमें क्या होता है, आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया है ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपके गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो एक ब्यूटारेट बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है हमारी इंटेस्टाइन्स में, जो इंटेस्टिनल हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है लोगों को होता है उनका मेटाब। देखिए, अगर कोई बोल रहा है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरा वेट नहीं इतना कम हो रहा है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स होंगे, लिपिड प्रोफाइल है, लिवर फंक्शंस हैं, यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो सब चीज़ें इंप्रूव कर जाएंगी। वेट कम होना लास्ट फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पहले इंप्रूव करेंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको, डाइवर्सिटी जब बढ़ जाती है, तो जब डाइवर्सिटी बढ़ जाती है तो परमेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे अल्कोहल में बताया आपको क्यों होता है कि ये रिसाव होना जब कम हो जाता है तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है बॉडी के अंदर वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़ है, जैसे रमज़ान में फास्टिंग करते हैं ये मुस्लिम्स, तो इनका भी गट की बायोडाइवर्सिटी, स्टडीज़ में देखा गया है, इनकी गट की बायोडाइवर्सिटी बेटर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बिफोर रमज़ान। और इवन रमज़ान के 1 महीने के बाद तक भी अगर कोई पूरे रमज़ान के फास्ट रखता है तो उसकी गट की बायोडाइवर्सिटी अच्छी रहती है। तो अगर आपको फास्टिंग करनी है तो निराहार फास्ट
आप 12 घंटे का करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू वाला फलवार भी ले रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। दैट फास्ट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू योर हेल्थ। जो हम यूजुअली हिंदूज हम नवरात्रा में रखते हैं, कुछ लोग तो निराहार व्रत, जैसे कोई आलू खा रहे हैं पूरा दिन, सिंगाड़े का आटा खा रहे हैं, गट्टू का आटा खा रहे हैं, दैट फास्टिंग इज़ नॉट बेनिफिशियल। अगर आपको करनी है तो आप फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट। जो हम नॉर्मली फास्टिंग करते हैं, वाटर फास्टिंग बेटर रहती है फलाहार से? हाँ, वाटर फास्टिंग इज़ ऑलवेज बेटर। उसमें शाम को एक बार आपने खाना खाना है। ओके। तो देखिए, अब दो टाइप की फास्टिंग है। जैसे मैंने आपको बोला 8-16 फास्टिंग जो ये नॉर्मली करते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही डिटॉक्सीफाई करना है, यू गो फॉर अ 3-day फास्ट, तो आपके पूरी बॉडी के पैरामीटर्स ही चेंज हो जाएंगे। लेकिन दैट इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फास्टिंग, तो रेकमेंडेड नहीं है। यूजुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ गुड थिंग। अगर किसी को करनी है तो आई वुड रिकमेंड हिम कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका जो 16 आवर्स का पीरियड है नहीं खाने का, उसमें ये डाइट को स्वीटेंड अनस्वीटेंड जो 0 कैलोरी ड्रिंक्स हैं ये भी नहीं लेने हैं, क्योंकि ये भी इंसुलिन सर्ज देते हैं। सर, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, क्या चीज़ जो ऐसी है जो, या वॉक, क्या चीज़ है जो हमारे गट हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जो फ्रूटफुल ज़्यादा है इसके ऊपर? देखिए, गट हेल्थ में सारी ही चीज़ें फ्रूटफुल है, एवरीथिंग इज़ फ्रूटफुल। लेकिन डिपेंड करता है आपको गट हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। जैसे अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से, जैसे इरिटेबल बाउल है जिसको लूज मोशन ज़्यादा आते हैं, या कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है, या पेट में दर्द होती रहती है, तो उसको योगा मेडिटेशन ज़्यादा हेल्प करेगी। डेफिनेटली वॉक विल ऑल्सो हेल्प, लेकिन योगा मेडिटेशन जो ब्रेन कामिंग है, जो हम पहले गट ब्रेन एक्सेस के बारे में बात कर रहे थे, तो गट ब्रेन एक्सेस जब वो अपना ठीक करेगा तो डेफिनेटली उसका ब्रेन ठीक होगा, तो गट अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दूसरा, वॉक है, रनिंग है, या जिम है। देखिए, आजकल पहले कंसेप्ट था, पहले लोग अक्सर बोलते थे हाँ मैं वॉक करता हूँ, हाँ मैं रनिंग करता हूँ, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ वॉक और सिर्फ रनिंग नहीं करनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट मसल स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए, जैसे बाइसेप्स की होगी, ट्राइसेप्स की होगी। अगर आपकी एज ज़्यादा है, छोटे छोटे डंबल्स लेके, छोटे छोटे वेट्स लेके ही आप एक्सरसाइज करो। अगर आप यंग हो तो कैलिस्थेनिक्स करो, बॉडी वर्कआउट करो, एरोबिक्स करो, क्योंकि जब तक आपके मसल्स अच्छे हैं ना आपके, तो आपकी गट हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपका बॉडी फिजिक, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। तो सिर्फ रनिंग या वॉक रिकमेंडेड नहीं है, ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, एक ना हमारी सोसाइटी में एक बात बड़ी बोली जाती है कि गट का, हमारी गट हेल्थ का हमारी स्किन के ऊपर असर दिखता है। क्या ये सही है या? देखिए, ऐसा है कि गट हेल्थ, देखिए जो अगर कोई फिजिकली एक्टिव है, प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहा है, हाइड्रेशन प्रॉपर रख रहा है, पहली चीज़ है हाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन अच्छी है, आपकी स्किन की ऑयलीनेस कम हो जाएगी। आप क्या खा रहे हो, जैसे फ्राइड खा रहे हो, तेल की कंजप्शन ज़्यादा है, चॉकलेट्स की कंजप्शन ज़्यादा है, तो आपके जैसे यंगस्टर्स में एक्ने हो जाता है, मुंह पे मुहासे हो जाते हैं। जी जी, लेडीज़ में, लड़कियों में ये बहुत आती है। अवॉइड करने से ये चीज़ें इंप्रूव कर जाती हैं। तो डेफिनेटली स्किन इज़ रिलेटेड टू व्हाट यू आर ईटिंग। और तीसरी चीज़ है, जब ऑलरेडी आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ बन रही है, लिवर की प्रॉब्लम बन रही है अंदर, या फिर पैंक्रियाज की प्रॉब्लम बन रही है, तो आपके स्किन में ड्राइनेस आना स्टार्ट हो जाएगी अगर पैंक्रियाज की प्रॉब्लम है। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो डार्कनिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्किन टोन जो है डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। किडनी की प्रॉब्लम आ रही है तो स्किन टोन डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी स्किन में कुछ चेंजेस आ रही हैं, डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, तभी ये स्किन में चेंजेस आएंगी, ऐसे नहीं आएंगे स्किन में चेंजेस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, ये क्या होते हैं? देखिए, प्रीबायोटिक्स होते हैं कि कोई ऐसा खाना जो आपके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जैसे गार्लिक है, अनियन है, इसबगोल है, ये प्रीबायोटिक्स हैं। ये आप इनको खाएंगे तो क्या होगा, इनके ऊपर जब हमारे गट के बैक्टीरिया काम करेंगे तो हेल्दी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है गट के अंदर बढ़ जाएगी। प्रोबायोटिक्स तो ऑलरेडी जो मार्केट में मिलते हैं उनमें ऑलरेडी फर्मेंटेड होते हैं, वो बैक्टीरिया उनमें काउंट ज़्यादा होता है, तो वो आप लेते हैं तो डायरेक्टली दे आर प्रोबायोटिक्स। जैसे कर्ड है, योगर्ट्स हैं, दे आर प्रोबायोटिक्स। और कैप्सूल्स मिल जाते हैं आपको अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग नाम से। तो कुछ प्रोबायोटिक्स भी आते हैं।
जिनके अंदर प्रीबायोटिक का कंपोनेंट भी होता है और प्रोबायोटिक का कंपोनेंट भी होता है। ये गलत हेल्थ में हेल्प करते हैं? डेफिनेटली, लेकिन प्रोबायोटिक्स आई वुड रिकमेंड कि हमेशा डॉक्टर के कहने पे ही लें, ऐसे प्रोबायोटिक्स का सेवन ना करें। प्रीबायोटिक्स तो आप ले सकते हैं, वो तो डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, दैट इज़ अ ईटिंग थिंग। कुछ लोग ना डॉक्टर साहब ऐसे ही अपनी पेट को साफ करने के लिए हफ्ते में, अब आपने इसबगोल का नाम लिया तो हफ्ते में एक बार वो इसबगोल ले लेते हैं ऐसे ही अपनी मर्जी से ही। क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो कहता हूँ अगर आप रोज़ भी इसबगोल ले रहे हैं तो आप रोज़ भी ले सकते हैं। इसबगोल इज़ जस्ट अ थिंग विच विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ फ्रॉम 0 to 100, क्योंकि एक तो बैक्टीरिया बढ़ा रहा है आपके अंदर, दूसरा ऑस्मोटिक इफेक्ट है, वाटर रिटेंशन करके आपका बल्क बनाता है स्टूल का, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, तो आपकी गट क्लियरिंग में भी हेल्प करता है और गट की फ्लोरा को भी इम्प्रूव कर रहा है, तो दोनों ही बेनिफिट दे रहा है गट को। तो इसबगोल इज़ अ नेचुरल मेडिसिन फॉर योर गट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फास्ट फूड, जंक फूड, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है तो पैक्ड फूड, आजकल ये बड़ा चल रहा है। हालांकि लोग जो हैं वो काफ़ी अवेयर हुए हैं नेचुरल फूड के ऊपर, लेकिन कई बार मजबूरी होती है आदमी की खाना। तो ये इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर कोई लेता भी है तो उसको कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, आइडली तो जंक फूड को जितना अवॉइड किया जाए उतना ही बेटर है, पहली चीज़। दूसरा, ऑन अ चीट मील डे अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार कभी जंक फूड ले भी रहे हैं तो इट वोंट इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि बाकी का आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही हेल्दी है, आपकी एक्सरसाइजेज अच्छी हैं और आप खाना अच्छा खा रहे हो। और तीसरी, देखिए जो भी जंक फूड बन रहा है मार्केट में बन रहा है, आपने कभी चेक नहीं किया उन्होंने कौन सा तेल यूज़ किया है। और यूजुअली जब भी ऐसी कोई कुकिंग होती है, कहीं पर भी आप शादियों में भी जाते हो, फंक्शंस में भी जाते हो, यूजुअली रिफाइंड ऑयल कुकिंग होती है। तो रिफाइंड ऑयल तो वैसे ही रेकमेंडेड नहीं है बॉडी के लिए। तो ऑयल्स की बात करते हैं तो ऑयल्स में तो या तो आपका कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल है, दीज आर द बेस्ट ऑयल्स। या घी है, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। आजकल देसी घी की तरफ लोग बहुत जा रहे हैं और कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल की तरफ लोग बहुत जा रहे हैं, ये ट्रेंड वापस आ गया है। देखिए, इसमें ऐसा है कि यही ऑयल्स जो हैं आपको बीमारियों से बचा सकते हैं, लेकिन इनकी भी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है तो 6 कड़छियाँ डाल दोगे आप तो बात तो वहीं पहुंच गई उसकी। अब डिपेंड करता है, अगर आप फुल्ली हेल्दी हो तो नॉर्मल ऑयल में आप कुकिंग कर सकते हो, कम से कम ऑयल यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली जैसे अब फैटी लिवर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम तो उनको बोलते हैं 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच ही तेल यूज़ करो पर पर्सन इन अ डे। घी का 2 से 3 चम्मच घी यूज़ कर सकते हैं। यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं छोटे, उनमें तो अगर थोड़ा ज़्यादा भी कंजप्शन घी का हो जाएगा तो वोंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन बड़ों को तो तेल और घी इन सबको एक मतलब लिमिट तक ही यूज़ करना। अच्छा, आजकल एक बोला और ट्रेंड चल रहा है, सुबह सुबह कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी में देसी घी डाल के उसके शॉट पिए जा रहे हैं वो देखो बुरा भी नहीं है, लेकिन आप बोलोगे देखो घी इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ प्रोबायोटिक, तो हेल्प तो आपको करेगा। लेकिन जो गैस के पेशेंट्स हैं या डिस्पेप्सिया के पेशेंट्स हैं जिनको एसिडिटी ज़्यादा होती है, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। जो पचा लेते हैं उनको तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट विल हेल्प देम ओनली, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो खाने में देखा गया है जो फैटी लिवर में हेल्प करती है, बाकी कोई चीज़ ज़्यादा हेल्प करती नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम हैबिट्स की बात करते हैं, वो कौन सी गुड हैबिट्स हैं और बैड हैबिट्स हैं जो हमारी गट लाइफ को, हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं? गुड हैबिट्स में तो यही है, आपका खाना जब आप खा रहे हैं अच्छे से चबा के खाएं, खाने के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप रखें, क्वांटिटी हमेशा उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, और ऑलवेज ईट टू 70 to 80% ऑफ योर कैपेसिटी। 20% पेट थोड़ा खाली रखेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, पूरा भर लेंगे पेट तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, 7 बजे 8 बजे ब्रेकफास्ट के लीजिए, और डिनर जो है 6-7 बजे कर लीजिए, और प्रेफरेबली मेडिटेरेनियन डाइट ही खाइए, पैक्ड फूड या जंक फूड नहीं खाइए। बैड हैबिट्स कौन सी रहेंगी? बैड हैबिट्स में यही है, जो जंक फूड है, पैक्ड फूड है, आपकी मील स्पेसिंग नहीं है, आप खाने के बीच में भी स्नैकिंग कर रहे हैं आप बार बार, तो यू शुड अवॉइड स्नैकिंग। अच्छा, ऐसा ना बहुत कहा जाता है कि हमें छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए, सारा दिन लेने चाहिए, थोड़े थोड़े गैप डालने के बाद, ये ज़्यादा बेटर है या एक फ़िक्स टाइम पे खाना ज़्यादा बेटर है? देखो,
डिपेंड पेशेंट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, मतलब आपकी बॉडी प्रोफाइल कैसा है उस पर डिपेंड करता है आपके लिए बेटर क्या है। दोनों ही बेटर। पहली चीज़ है जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मेल्स हैं, जैसे डिस्पेप्सिया के पेशेंट्स होते हैं या रिफ्लक्स के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। जो नॉर्मल हैं, आप नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल में हैं, कोई गट की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं उनको, तो वो नॉर्मली अपना 3 टाइम भी खाना खाएंगे, दैट वुड सफाइस। उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आएगी नहीं। क्या सुझाव रहेंगे आपके, टिप्स क्या रहेंगे गट को हेल्थी रखने के लिए? देखिए, ईट हेल्दी, ठीक है ना, प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा लीजिए, थिंक हेल्दी, डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, मेंटेन हाइड्रेशन, पानी प्रॉपरली लीजिए 3 से 4 लीटर, रफेज की क्वांटिटी अच्छी रखिए डाइट में, ठीक है, कर्ड योगर्ट इनका यूज़ ज़्यादा कीजिए, पैक्ड फूड अवॉइड कीजिए, डीप फ्राइड अवॉइड कीजिए, ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल दैट इज़ कोल्ड प्रेस, इनको यूज़ कीजिए। और आपके खाने का टाइम जो है वो इवनिंग में 6 से 7 बजे तक ही रखिए अपना खाना, उसके बाद खाने को अवॉइड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इट विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ। लेकिन आपको लगता है कि आपको वेट लूज़ भी करना है और आपकी गट हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं है, आपको सिम्टम्स हैं, तो यू कैन गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल लोग मोटापे से भी बड़ा परेशान है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि ये सब चीज़ें करने के साथ। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आजकल किसी से भी हम मिलते हैं, वो ज़्यादातर लोग ये जानने को बड़ा इच्छुक रहते हैं कि मोटापे में हम क्या खाएं। वही बात, मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है कि हम क्या खाएं जिससे हमारा वेट कम हो जाए। तो मेरा उनसे यही सवाल होता है कि आप क्या खाएं नहीं आपका सवाल होना चाहिए, आपका सवाल होना चाहिए हम क्या करें। तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक्सरसाइज करिए, डाइट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। जब पहली चीज़ एक्सरसाइज है, कैलोरी डेफिसिट तो क्रिएट करना पड़ेगा। जिम्स में जाते हैं जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी बताते हैं, तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा डाइट में, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने पड़ेगा, शुगर्स कट डाउन करनी पड़ेंगी अपनी, तो फिर ही आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। आप सिर्फ डाइट के माध्यम से अगर अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। तो कि ये जो जर्नी है, वेट लॉस की जर्नी है, दैट शुड बी ए सस्टेनेबल जर्नी, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी के लिए वेट लॉस करना है। ऐसा नहीं है आप एक बार आपने वेट लॉस कर लिया, आपके फैटी लिवर इंप्रूव हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, जैसे ही वेट आएगा वो फिर से आ जाएगा, बिकॉज दैट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। तो मतलब आपको पूरी ज़िंदगी के लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ऐसा नहीं है जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं पूरी ज़िंदगी, तो पूरी आपकी आदत है वो ऑफिस जाना, अब हमने रोज ब्रश करना है वो करना है। तो वैसे ही ये भी एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को इम्प्रूव करना है तो करना है। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन करेंगे तो उसके बाद 6 दिन वापस वैसा करेंगे तो आप वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनमें पूरी ज़िंदगी के लिए चेंजेस लानी पड़ती हैं, ये 1-2 दिन की जर्नी नहीं। एज बढ़ने के साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी इम्पैक्ट करता है। जैसे बच्चों का पचाने की क्षमता और बुज़ुर्गों के पचाने की क्षमता में फ़र्क आ जाता है। तो हमें एज के अकॉर्डिंग कौन सी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए या कौन सी वो हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जिससे हम ये चीज़ मैच कर सकें? देखिए, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है ना। एज बॉडी होगी, आपकी स्किन जो है लूज हो जाती है, आपका मसल मास लॉस हो जाता है एज के साथ। हम वो खाना पचा भी नहीं पाते उतना। हाँ, उतना खाना आप खा ही नहीं सकते। जो आप 20 की उम्र में खा सकते हो वो 30 की उम्र में नहीं खा सकते, 30 वाला 40 में नहीं खा सकते, 40 वाला 50 में नहीं खा सकते, 50 वाला 60 में नहीं खा सकते। पहली चीज़ तो ये है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपको पता होता है कितनी है, आपको उसी के हिसाब से खाना है। अब उसी के अंदर आपने मॉडिफिकेशंस करनी है, उसमें आपने प्रोटीन भी लेना है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डाइट का जो है प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि आपका मसल मास लॉस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मसल मास लॉस हो जाएगा तो मसल चले जाएंगे, एस्थीनिया हो जाएगा, कमज़ोरी पड़ जाएगी, और यूजुअली देखो आप वॉक करने के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाती है लोगों को। तो ओल्ड एज में भी रिकमेंडेड है कि 1 से 1 to 1.2 ग्राम पर kg ऑफ प्रोटीन आपको लेना है बॉडी के लिए, ताकि आपका मसल जो है वो बना रहे। लेकिन सिर्फ प्रोटीन खाने से तो नहीं बनेगा वो उसके साथ साथ थोड़ी मसल स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज जैसे मैंने बताई, हल्की फुल्की, क्योंकि विद एज आप वैसी तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जितनी भी आप थोड़ा थोड़ा बाइसेप स्टिमुलेट करो, थोड़ा चेस्ट स्टिमुलेट करो, बस स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज करिए। दूसरी चीज़, जो गट का माइक्रोबायोम होता है, मतलब गट के अंदर जो बैक्टीरिया है, विद एज क्या होता है, उनकी क्वांटिटी तो बेसिक सेम रहेगी, लेकिन उनकी जो डाइवर्सिटी है ना वो कम होती जाती है।
अब उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने बताया मेडिटेरेनियन डाइट लेनी है आपने, फर्मेंटेड चीज़ें बढ़ानी है अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। तो मील स्पेसिंग करनी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है, रात का खाना जल्दी खाना है। वो सारी चीज़ें जो हैं आपके अपने आप ही ये आपके गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगी। क्योंकि देखा गया है कि आजकल जो कैंसर्स आ रहे हैं, कोलोन कैंसर के पेशेंट्स ओल्ड एज में होता है, उसमें भी अनहेल्दी बैक्टीरिया जिनके ज़्यादा हैं उन्हीं को कोलोन कैंसर ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, क्योंकि उसमें भी माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी बड़ी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पचाने की शक्ति नेचुरली विद एज कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी वैसी ही कैपेसिटी रहेगी जैसे एक यंग इंसान की है। तो आपको अपनी बॉडी को उसी के हिसाब से ढालना है, अपनी क्वांटिटी को आपको चेंज करते जाना है। अगर आपको लग रहा है 2 मील्स भी सफाइस कर जाते हैं अपनी बॉडी को, तो आपको ले लेने हैं। और प्रोटीन जो प्रोटीन शेक्स लेते हैं, जहाँ प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं एज में, जो आपके मसल को मेंटेन रखेंगे और आपकी हेल्दी एजिंग होगी, तो आप सस्टेन ज़्यादा देर कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सलाह देने की और सलाह लेने की बड़ी आदत होती है, तो हम बड़ी बार अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, तो हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए सलाह लेने की? देखो, इंडिया में पहले तो लोग खुद ही दवाई ले लेते हैं। पेट दर्द हुई, गैस की दवाई ले ली। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी चीज़ के लिए दवाई ले रहे हैं और वो दवाई खाने के बाद इम्प्रूव नहीं कर रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। पहले तो आइडली खुद दवाई खानी ही नहीं चाहिए। और दूसरा है, जैसे 40-45 की उम्र के बाद अचानक किसी को पेट दर्द स्टार्ट हो जाती है, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे आपको लगता नहीं आप कुछ अनहेल्दी खा रहे हो, लेकिन फिर भी पेट में सिम्टम्स हुए जा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। दूसरा, आपको वेट लॉस हो रहा है, वज़न आपका कम होता जा रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपको ब्लैक मोशंस आ रहे हैं, ब्लैक पॉटी आ रही है, या बार बार पॉटी आ रही है, या फिर खून की उल्टी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो लक्षण हैं, ये डॉक्टर को कंसल्ट करने वाले लक्षण हैं, रादर देन कि आप खुद ही कोई दवाई खा लो और उससे ये चीज़ें इंप्रूव कर जाएंगी। तो ये थे डॉक्टर विश्वदेव सिंह डडवाल जी, जिनसे हमने जाना कि हम अपनी गट को कैसे हेल्थी रखा जा सकता है। अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।